रात का दूसरा पहर अपने जोबन पर था। फिजा में अजीब सी ठंडक रची हुई थी, जैसे चांदनी ने धरती को अपनी नरम आगोश में ले रखा हो। आसमान पर चांद और सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी माहिर सुनार ने मखमली पर्दे पर हीरे टांक दिए हों। हवाओं में हल्की हल्की सी सरगोशियाँ थीं जो दरख्तों के पत्तों से टकरा कर माहौल में अरताश पैदा कर रही थीं। एक खूबसूरत बंगले की बैरूनी दीवारें जो सफ़ेद संगमरमर से मुज़य्यन थीं, जिन पर रात की रोशनी में चांदनी झलमला रही थी। अंदरूनी हिस्सा में एक कशादा बरामदा था जिसके फर्श पर नीले और सुनहरी रंग के दीदा ज़ेब टाइल्स चमक रहे थे। दाएं जानब करमसी पर्दों से आरास्ता ड्राइंग रूम था, जहां दीवार पर आबनूसी फ्रेम में फैमिली फ़ोटो लटकी हुई थी। कमरे के बीचों बीच चमचमाता हुआ शीशे का मेज़ और उसके गिर्द खूबसूरत सोफ़ा सेट था जिन पर नीले मखमल के गलाफ चढ़े थे। हर गोशा सलीके और ज़ौक़ की कहानी सुना रहा था। लेकिन इस पुरशिकवा मकान के अंदर इस वक्त सुकून के बजाय एक हलचल मची हुई थी। अरमगान, ये वक्त है घर आने का। हुमायूं साहब की आवाज़ में ना सिर्फ खफगी बल्कि बेबसी भी शामिल थी। अब्बा, मैं कोई बच्चा नहीं रहा, और ये हर बात पर टोकना कब से शुरू हो गया है आपका? अरमगान ने खफगी से कहा। नाज़नीन बेगम खामोश थीं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी तशवीश साफ झलक रही थी। वो बेच बचाव की कोशिश के लिए बीच में पड़ी। बेटा, हम सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र करते हैं। ये दुनिया इतनी मजबूत और महफूज नहीं जितनी तुम समझते हो। नाज़नीन बेगम ने नरमी से बेटे को मुखातिब किया। फ़िक्र या शक? अरमगान की आवाज़ तलख हो गई। हर बार यही सुनना पड़ता है। मैं बाहर जाता हूँ तो सवाल, देर से आऊँ तो सवाल। अरमगान का गुस्सा सवा नेज़े को छू रहा था। हुमायूं साहब ने एक गहरा सांस लिया और सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर खुद से ही गोया हुए, हमने हमेशा चाहा कि तुम हमें दोस्त समझो, इसलिए तुम्हें आज़ादी दी। सोचा था सख्ती ना करें ताकि तुम दिल से हमें काबिल एतबार समझो, लेकिन लगता है हमने तुम्हें हद से ज़्यादा छूट दे दी है। हुमायूं साहब के लहजे में अफसोस व पछतावा वाज़ेह था। यही सोचकर हमने उसे अपने फ़ैसले खुद लेने दिए, लेकिन शायद वो बिगड़ गया है, नाज़नीन बेगम ने धीरे से कहा। अरमगान ने इन बातों को सुनकर इग्नोर करके जवाब दिए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया। उसके कदमों की चाप बरामदे की खामोशी में गूंजी, फिर गेट की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम रुक गए। उसने आसमान की जानब देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन दिल में तूफ़ान बरपा था। अंदर हुमायूं साहब और नाज़नीन बेगम खामोश बैठे थे। हम उसे समझ नहीं पाए। शायद वक़्त के साथ हम खुद भी बदल गए हैं। लंबी खामोशी के बाद हुमायूं साहब ने कहा, हमने हमेशा मोहब्बत दी, लेकिन शायद उसे रहनुमाई की भी ज़रूरत थी। नाज़नीन बेगम ने धीरे से हुमायूं साहब का हाथ थामा। उन लम्हात में बंगले की शान व शौकत, आराइशी चीज़ें, रोशनियाँ, सब जैसे बेमानी लगे हुए थे। घर का सुकून, वो दिल का रिश्ता जो खामोशी से कायम था, अब टूटने की कगार पर था। कमरे के बाहर छत के किनारे पर लगे सफ़ेद संगमरमर के स्तूनों पर रोशनी फिसलती हुई लग रही थी। बंगले की पिछली जानब एक छोटा सा बाग था जहाँ रात की रानी की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। चांद की रोशनी में बाग के कोने कोने से सूरज झलकता था, जैसे वो कह रहा हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अरमगान कुछ देर बाद वापस आया। उसकी आंखें सुर्ख थी, शायद गुस्से से या शायद कुछ समझने के बाद। अब्बा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे भी शायद समझने की ज़रूरत है, अरमगान ने आहिस्ता से कहा। हम सब सीख रहे हैं बेटा, एक साथ। हुमायूं साहब ने चौंक कर उसे देखा, फिर धीरे से सर हिलाया। फ़िज़ा में मौजूद तनाव अब कम हुआ था और रात ने अपनी चादर को और भी पुरसकून अंदाज में तान लिया था। बाहर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, गोया आसमान भी इस लम्हे की सुलह पर खुश था। सुबह की नरम गरम किरणें धीरे धीरे आसमान के गोशों से झांकने लगीं। मशरक़ की समत हल्की सुनहरी लाली फैल रही थी, जैसे किसी ने आसमान पर रंगों की पतली परत बखेर दी हो। परिंदों की चहचहाहट फ़िज़ा में घुलने लगी थी। फिर कुछ दरख्तों पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे और कुछ अपने छोटे छोटे परों को संभाले हुए हवा में रिज़्क़ की तलाश को उड़ान भर रहे थे। शहर के एक आला तमीर शुदा घर के लान में लगी हरियाली सुबह की शबनम से गीली थी, जिस पर धूप की पहली किरणें जगमगा रही थी। घर के अंदर एक हल्की सी खटपट शुरू हो चुकी थी। किचन से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी और एक लड़की की हंसी और शायद माँ के साथ बातों में घुली हुई थी। अम्मू, मैं टोस्ट बना लेती हूँ, आप अंडे फ्राई कर ले, अंजला ने आस्ती ने चढ़ाते हुए कहा। पहले तुम नाश्ता बनाना सीखो, फिर मुझे शादी की फ़िक्र करना शुरू करनी होगी, अम्मा ने मुस्कुराकर छेड़ा। अम्मू, अंजला ने शर्मा कर कहका लगाया और दोनों के दरमियान मानूस सी मोहब्बत की लहर दौड़ गई। नाश्ते की टेबल पर अंजला ने सफ़ेद और नीले रंग की प्लेट्स तरतीब से रखीं। दरमियान में शहद, मक्खन और जाम के छोटे छोटे प्याले सजा दिए।
ताज़ा फूलों का गुलदस्ता मेज़ के बीच सजावट के लिए खूबसूरती से रखा गया था, जो नाश्ते की मेज़ को और भी खुशगवार बना रहा था। सफ़ीर साहब अखबार पढ़कर फोल्ड करके वापस रखते हुए मेज़ पर आ बैठे। लगता है आज कुछ ख़ास बनाया गया है, सफ़ीर साहब ने खाने की टेबल को इतनी खूबसूरती से सजे देखकर तजस्सुस से कहा। जब अंजला साथ हो तो हर दिन ख़ास होता है, अमारा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। अंजला ने खामोशी से चाय कप में ले ली और सफ़ीर के सामने रख दी। ये ले अबू जी, आपकी पसंदीदा इलायची वाली चाय, अंजला ने चहक कर कहा। नाश्ता के वक़्त मेज़ पर पुरसकून माहौल था। गुफ्तगू में हंसी के रंग भी थे और दिन भर की मनसूबाबंदी भी। अंजला ने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसका कमरा हल्के नीले रंग से आरास्ता था। दीवार पर स्टडी टेबल के साथ एक छोटा सा किताबों का रैक था, जहां नावल, कापियां और चंद तस्वीरें सजी थीं। उसने यूनिफॉर्म पहनी, आईने के सामने खड़ी होकर अपने खूबसूरत चेहरे को हिजाब के हाले में कैद किया। हल्का सा परफ्यूम खुद पर छिड़का और बैग कंधे पर डालकर नीचे आई। अमारा बेगम ने दरवाजे पर खड़े होकर उसके हाथ में लंच बॉक्स थमाया। कैंटीन का खाना मत खाना, हर रोज़ अपना खाना है। अमारा बेगम ने उसे तंबीह की। जी अम्मू, अंजला ने हंसते हुए कहा और घर से बाहर निकल आई, जहां ड्राइवर गाड़ी लिए इंतज़ार में खड़ा था। एक और दिन निकल आया था। दफ्तर की राहदारी में जैसे ही कदमों की चाप सुनाई दी, सब अमला एकदम चुकन्ना हो गया। नाइट फिट स्याह 3 पीस में पॉलिश शुदा जूते, चेहरे पर संजीदा मगर पुरएतमाद तासरात और हाथ में चमड़े की बारीक फाइल लिए अरमगान खानज़ादा ऑफिस में दाखिल हुआ। आज एक अहम दिन था। उनकी कंपनी की एक बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी फ़र्म से वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। इस सौदे पर महीनों से वो काम कर रहा था। मीटिंग के मखसूस कमरे में स्क्रीन ऑन हुई। सामने अमेरिकी कंपनी जॉन टेक्नोलॉजीज़ के एग्जेक्टिव बैठे थे। अरमगान ने नरम मगर पुरएतमाद लहजे में गुफ्तगू का आगाज़ किया। लेट्स गेट टू द चीज़ जेंटलमैन, you need access to South Asian logistic data. We own it, but we don't just give data, we build partnership. आधे घंटे की इस मीटिंग में अरमगान ने न सिर्फ कंपनी का मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया, बल्कि सामने वालों को इस बात पर कायल भी कर दिया था कि उनकी कंपनी ही बेहतरीन शराकतदार है। महदत पाया शर्त ज़वाबित पर इत्फाक हो गया। वीडियो कॉल बंद हुई तो दफ्तर में हल्की सी तालियों की आवाज़ उभरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, एक जूनियर एग्जेक्टिव ने कहा। अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, असल काम अब शुरू होगा। अरमगान ने महज सर हिलाया और फाइल बंद करते हुए कहा। अरमगान को अपनी काबिलियत पर नाज था, जिसकी वजह से उसे ये छोटी मोटी तारीफ़ें कम ही पसंद आती थीं। अभी वो अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और एक बावकार मजबूत कदमों से चलती 28 साला लड़की अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद शर्ट, नेवी ब्लेयर्स और सुर्ख लिपस्टिक में वो ज़रीश खान थी। अरमगान की यूनी की पुरानी हरीफ और अब मार्केट में उसकी सबसे बड़ी मुकाबिल थी। अरमगान खानज़ादा तो बिलाखिर ये डील तुमने ले ही ली, ज़ुरेश ने लहजे में मिठास से ज़्यादा तंज था। ज़ुरेश, इतनी बड़ी डील्स कमज़ोर हाथों में नहीं जाती, तुम्हें ये बात तो समझ आ चुकी होगी, अरमगान ने कुर्सी से उठकर कहा। उसकी आंखों में चमक और आवाज़ में चैलेंज था। तुम्हें लगता है जो सिर्फ डाटा खरीदने आई थी, तुमने उन्हें अपनी शराइत दे दी, कल यही तुम्हारी पाबंदियाँ बनेंगी। ज़ुरेश उसके करीब आती फनकार कर बोली। अरमगान के चेहरे के तासरात सख्त पड़ना शुरू हो गए। मैं कारोबार में रिस्क लेता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ ख़तरे से डरते नहीं, दूसरों को भी डराते हैं। अरमगान ने खुद पर कंट्रोल रखते उसे उसके अंदाज में जवाब दिया। और तुम सिर्फ जीतने के चक्कर में हो, चाहे टीम को जलाकर राख ही क्यों ना कर दो। ज़ुरेश की हंसी में एक तंज था। कमरे का माहौल तनाव से भर गया था। बाहर पूरा अमला सन्नाटे में आ गया था। दोनों की नज़रें आपस में जमी हुई थीं, जैसे दो फौजें जंग से पहले आखिरी बार आमने सामने आई हों। अरमगान ने गहरी सांस ली। मेज़ से अपना मोबाइल उठाते उसके कुछ करीब आया। तुम्हें जो कहना था कह चुकी हो, अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं, अरमगान ने ठंडा ठार तजलील अमेज़ लहजे में कहा था। ज़ुरेश मुड़ी और उसी वक़ार से बाहर निकल गई, मगर पीछे एक अजीब सी खामोशी छोड़ गई। वो खामोशी जो बहस के बाद दिल में रह जाती है, जैसे कुछ टूटा हो, शायद एतमाद, शायद मजाज। अरमगान ने मेज़ पर पड़ी पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पिए और खिड़की के पास जाकर आसमान को तकते हुए कुछ देर आंखें बंद कर लीं। अंदर कुछ खुल सा गया था। वो बहस नहीं भूली थी, बल्कि उसके अल्फाज उसके अंदर अंदर कचोके दे रहे थे। फिर अचानक उसने बगैर किसी को कुछ कहे अपना लैपटॉप बंद किया, जैकेट पहनी और तेज़ी से ऑफिस से निकल गया। नीचे पार्किंग में उसकी स्याह ऑडी खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा और गाड़ी के इंजन स्टार्ट की। गाड़ी की रफ्तार जैसे उसके दिल की धड़कन से जुड़ी हो।
सड़क पर वो गाड़ी आगे बढ़ाता रहा, बगैर किसी मंजिल के, जैसे खुद को वक़्त से, माहौल से और ज़रेश के अल्फाज से दूर ले जाना चाहता हो। रेडियो पर हल्की सी मौसीकी चल रही थी, मगर वो भी उसे बेमानी लग रही थी। क्या वो ठीक कह गई? क्या मैं बस जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता हूँ? ये सवाल बार बार दिमाग में गूंज रहा था। शहर के शोर से बाहर आकर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। खिड़की से हवा आ रही थी, थोड़ी खन के लिए, जैसे तसल्ली दे रही हो। अरमगान ने गाड़ी की सीट पीछे की, आंखें बंद की। चंद सेकंड सेमेस्टर के फाइल इम्तहानात के बाद यूनिवर्सिटी की राहदारियों में एक अजीब सी खामोशी थी। सर्दियों की धूप शीशों से छन छन कर क्लासरूम्स में गिरती तो कभी कभार कोई ठंडी हवा का झोंका आकर कुछ पर्चियाँ उड़ा देता। सब तुलबा बेचैनी से अपनी स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठे थे, जैसे वो नंबर्स नहीं उनके मुकद्दर की लकीरें हों। अंजला भी उन्हीं में से एक थी। हल्के नीले रंग दुपट्टे को हिजाब की तरह पहने, आंखों में रात भर की नींद की कमी और दिल में उम्मीद का एक छोटा सा चिराग। उसने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर रिजल्ट देखा, उसकी सांसें रुक गईं। 100 मार्क्स में से उसके 98.5 मार्क्स आए थे। वो कुछ देर तक बेयकीनी से स्क्रीन को घूरती रही, जैसे वो नंबर बदल जाएंगे, 5 पॉइंट्स इसको मिल जाएंगे। किसी और के लिए शायद ये मामूली बात होती, मगर अंजला के लिए ये 5 पॉइंट्स सिर्फ डिजिट्स नहीं थे, वो उसकी मेहनत, उसकी रातों की नींद और अम्मू की दुआओं का खुलासा थे। और क्लासरूम से बाहर निकल आए। राहदारी में कदमों की चाप थी, कह कहे थे और कामयाबी की बातें, मगर अंजला को लग रहा था जैसे सारी दुनिया एक शोर में गुम है और वो खामोशी में कैद। अंजला, यहाँ आओ, तुम्हारे कितने आए हैं? कैफ़े में पहुंची तो ऐमन ने उसे दूर से देखते हुए आवाज़ देकर बुलाया। बस 98.5, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सब सुनने वालों ने उसकी तारीफ़ करी, मगर अंजला जानती थी कि उनकी आवाज़ों में वो जोश नहीं था जो उससे पहले होता था, जब वो सबसे आगे होती थी। किसी ने महसूस नहीं किया कि उसकी आंखों में नमी है, या शायद सब ने महसूस किया मगर ज़ुबान पर लाना मुनासिब ना समझा। अचानक कैफ़े की खिड़की से बाहर एक नन्हा परिंदा दरख्त की शाख पर आ बैठा। वो चंद लम्हे के लिए रुक गया, फिर उड़ गया। अंजला ने उस परिंदे को देखकर सोचा, शायद यही ज़िंदगी है, रुकने और फिर आगे बढ़ने का नाम। उसी लम्हे उसकी दोस्त एमन ने उसका हाथ थाम लिया। अंजला, तुम जानती हो 5 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होते। हम सब जानते हैं तुमने कितनी मेहनत की। एक दिन का नतीजा तुम्हारी सलाहियत का पैमाना नहीं हो सकता। अंजला की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुरा दी। ये वो मुस्कुराहट थी जो शायद ज़बरदस्ती थी, मगर सच्चाई से खाली नहीं। क्लास के बाकी दिन बेदिली से गुजरे। लेक्चरार ने जब बोर्ड पर लिखना शुरू किया तो अंजला की आंखें तो सामने थी, मगर दिमाग में बार बार वही नंबर घूमते रहे। कभी 99 का ख्वाब और कभी 98.5 की हकीकत। लेक्चर ख़त्म हुआ, सब निकल गए। अंजला आज आखिर में निकली। राहदारी बिल्कुल सुनसान थी। वो खिड़की के पास रुकी। बाहर आसमान पर कुछ बादल तैर रहे थे। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। शाम की धूप कुछ झुकी झुकी सी थी, जैसे सूरज भी दिन भर की थकन से नडाल होकर आसमान के किनारे आकर बैठ गया हो। अरमगान गाड़ी से निकला तो उसके कदम खुद ब खुद सड़क पर चलने लगे। जूतों की हल्की टिक टिक, सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ और सर भोजल सोचों का हजूम। स्या 3-पीस सूट अब बेजान सा लगने लगा था। जूते पॉलिश शुदा थे, मगर खाक आलूद। राह पर चलते चलते उन पर भी थकन का अक्स आ गया था। उसकी दाढ़ी छोटी और नफासत से तराशी हुई थी। स्याह बाल पीछे की जानब सलीके से जमे हुए, कलाई पर घड़ी, आंखों में गहराई और पेशानी पर खफीफ सी शकन। सब कुछ उसके मसरूफ़ मगर बावकार वजूद का सबूत दे रहा था। चलते चलते अचानक उसकी निगाह सड़क किनारे एक छोटे से बाग पर पड़ी। दरवाजे पर पुरानी सी लकड़ी की तख्ती लटक रही थी, जिस पर हल्के हल्के हरूफ में लिखा था, खामोशियों का गोशा। बाग के अंदर लंबी घास, कुछ बेतरतीब झाड़ियाँ, फूलों की चंद क्यारियाँ और बीच बीच में पड़ी लकड़ी की बेंचें। वक़्त जैसे वहाँ रुक सा गया। अरमगान ने एक लम्हा रुक कर बाग को देखा, फिर बेख्तियार दरवाज़ा धकेला और अंदर आ गया। बाग के अंदर दाखिल होते ही उसने एक नरम सी खुशबू का एहसास हुआ, जैसे गीली मिट्टी और रात की रानी ने मिलकर दिल को थपकी दी हो। दूर कोने में एक बेंच पर कोई बैठा था। अरमगान ने नज़रें मरकूज़ की। वो एक लड़की थी, मुकम्मल अबाया और हल्के नीले रंग के हिजाब में लिपटी हुई। उसके हाथ गोद में रखे थे, नज़रें उन पर जमी हुई थीं और शाने ज़रा से झुके हुए। अरमगान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया। उसने देखा कि लड़की के हाथ लर्ज़ रहे थे और आंखें मुसलसल पलकें झपकाते हुए नमी छुपाने की कोशिश कर रही थीं।
फिर अचानक उसकी सांसों में एक बेतरतीब सी रवानी आ गई और वह धीरे धीरे सिसकने लगी। अरमगान ठिठक गया। वो वाज़ेह तौर पर रोने की कोशिश रोक रही थी, लेकिन आंसुओं ने गद्दारी कर दी थी। माफ़ कीजिएगा, आप ठीक तो हैं? अरमगान ने नरमी से आवाज़ दी। लड़की चौंकी, सर ज़रा सा ऊपर उठाया। हिजाब के अंदर से उसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर वो नज़रें झुका गई। जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, उसने मध्यम आवाज़ में कहा, मगर उसकी आवाज़ में लर्ज़श थी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाऊँ? अरमगान ने बेंच के दूसरे सिरे की तरफ इशारा किया। लड़की ने इस बात में सर हिलाया और वो आहिस्ता से बैठ गया। चंद लम्हे दोनों खामोशी रहे और इर्द गिर्द दरख्तों से परिंदों की हल्की चहचहाहट, दूर बच्चों की मध्यम आवाज़ें और हवा का नरम झोंका। लेकिन इन सब के दरमियान एक सवाल था जो अरमगान के दिल में पल रहा था। आप रो रही थीं? अगर कोई परेशानी हो जिसका जिक्र करना आप चाहें तो शायद दिल हल्का हो जाए। अरमगान ने तजस्सुस परेशानी के सबब उससे कह दिया। लड़की के होंठ कांपे और उसके बाद उसके ज़बत का बंधन टूट गया। वो बाकायदा सिसकियों में रो पड़ी। आराम से सांस लें, बताएं क्या बात है? अरमगान थोड़ा झुका और नरमी से गोया हुआ। वो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स में मेरे 5 पॉइंट्स कम आ गए। सबके सामने शर्मिंदा हुई हूँ, सबसे पीछे नहीं रह गई, मगर पिछले सेमेस्टर में ज़्यादा आए थे, लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा। अरमगान ने आंखें सुकेड़ी। हैरत और हमदर्दी उसके चेहरे पर नमूदार हुई। 5 पॉइंट्स? आप ये सोचकर परेशान हो रही हैं कि आपके 5 पॉइंट्स कम आए हैं? अरमगान ने एक बार फिर तस्दीक चाही। हाँ, पिछली बार 99 आए थे, इस बार 98.5 आए हैं, अंजला कहते साथ ही सर झुका लिया। मैंने बहुत मेहनत की थी, रातों को जागी, अम्मू को कहा मैं फ़ख्र बनूंगी। सब मुझसे बेहतर तरक्की करके आगे आए और मैं पीछे रह गई। मुझे लगता है जैसे मैं नाकाम हो गई हूँ। अंजला ने अपनी बात की वजाहत दी। वो मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का CEO हूँ, आज ही एक बड़ी डील जीती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा पहले मुझे किसी ने कहा कि मेरी सोच ख़तरनाक है, कि मैं सब कुछ जीतने के लिए दाव पर लगा देता हूँ। अरमगान ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर कदरे मजबूत लहजे में कहा। अंजला ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हर बार जीता जाए, और नाकामी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब ख़त्म हो गया। 5 नंबर कम आना कोई शिकस्त नहीं, ये सिर्फ एक लम्हा है जिससे आप सीख सकती हैं, ख़ुद को बेहतर कर सकती हैं। अरमगान ने मजबूत लहजे में अपना मौक़िफ़ उसके आगे रखा। अंजला की सिसकियाँ आहिस्ता आहिस्ता थम गईं। आपने इतनी सी बात पर मुझे इतना बड़ा हौसला दे दिया, अंजला ने खुशी का इजहार किया। अरमगान उसके मुस्कुराने पर यकटक उसे देखे गया। कभी कभी अजनबी लोग सबसे ज़्यादा सच बोलते हैं, अरमगान ने खोए खोए अंदाज में कहा। दोनों के चेहरे पुरसकून हो चुके थे। सूरज अब थोड़ा और झुक चुका था और बाग में रोशनी का रंग गुलाबी सा हो गया था। अंजला ने एक गहरी सांस ली। शुक्रिया, वाकई दिल हल्का हो गया। अंजला ने उसका शुक्रिया अदा किया। अरमगान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब वादा करो, अगली बार रोने के बजाय खुद हौसला करके अपने कदमों पर खड़ी होगी। अरमगान ने उससे वादा मांगा। पक्का वादा, अंजला ने सर हिलाया। अरमगान ने अलविदाई मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और बाग से निकलने लगा। पीछे पलटकर देखा तो अंजला आसमान की तरफ देख रही थी। शायद वो शुक्र अदा कर रही थी, यहाँ कोई नया अज़म बांध रही थी। हुमायूं साहब के घर आज ख़ास मेहमान आने वाले थे। ड्राइंग रूम को सलीके से सजा दिया गया था। खुशबूदार उद जल रहा था और माहौल में एक खामोश सी खुशी तैर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अरमगान कमरे में था। सफ़ीर साहब, उनकी बेगम और बेटी अंजला मेहमान बनकर आए थे। हुमायूं साहब और नाज़नीन बेगम ने गर्मजोशी से मिले और बैठ गए। चंद लम्हे बाद अरमगान अपने कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी अंजला पर पड़ी, उसकी आंखों में एक झमाका सा हुआ। ये वही लड़की है, वो दिल में बोला। बाग में मार्क्स पर रोती हुई वो बेसाख्ता बोला। आप वही हैं ना? अरमगान ने एकदम जोश में आते हुए पूछा। आप भी वही हैं? अंजला की आंखें भी हैरत से फैल गई। एक लम्हे के लिए सब हैरान रह गए, फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को पहचान लिया। महफिल में नरमी आ गई, बातें हुईं, कह कहे गूंजे। खाने की मेज़ पर सब ने साथ बैठकर खाना खाया और मीठे में गुलाब जामुन के साथ एक मीठा लम्हा भी आया। सफ़ीर भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अरमगान के लिए अंजला का रिश्ता मांगना चाहता हूँ।
हुमायूं साहब ने मौका देखकर बात छेड़ी। फैसला हमारी बेटी का होगा, हम उससे बात करेंगे। सफ़ीर साहब ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हमें रिश्ता मंजूर है, अंजला भी राज़ी है। चंद दिन बाद फ़ोन पर ही उन्हें मुस्बत जवाब मिल गया। अरमगान की वालिदा ने फ़ोन बंद किया और उन बाप बेटे को खुशखबरी सुनाई, जिस पर अरमगान के दिल की धड़कनें तेज़ थीं। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए आहिस्ता से कहा, मोहब्बत शायद पहली नज़र में ही हो गई थी और आज वो मुकम्मल हो रही है। मंगनी का दिन एक हसीन याद की सूरत आसमान पर चमक रहा था। अरमगान और अंजला की महफिल एक नरम रोशनियों में नहाया हुआ ख्वाब लग रही थी। दोनों ख़ानदानों ने सादगी और ख़ूबसूरती का इम्तज़ाज चुना था। अरमगान ने हल्के खाकी रंग की कढ़ाईदार शेरवानी पहनी, जिस पर हल्के सोने के धागे से नफीस काम किया गया था। उसके साथ गहरे सब्ज़ रंग की शाल उसकी शख्सियत में वक़ार और नरमी ले आए। अंजला ने पिस्ता रंग का नफीस लहंगा पहना, जिस पर चांदी के धागे से जरी का काम था। उसका दुपट्टा मोतियों से जुड़ा हुआ उसे एक शहजादी जैसा रूप दे रहा था। डेकोरेशन में सफ़ेद और सब्ज़ फूलों का इस्तेमाल किया गया था। गुलाब, लिली और जैस्मीन की खुशबू से फ़िज़ा महक रही थी। लकड़ी के स्टैंड्स पर रोशन फानूस और फेरी लाइट्स ने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया था। दोनों ख़ानदानों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हर तरफ मुस्कुराहटें, दुआएं और मुस्तकबिल की उम्मीद थी। ये मंगनी सिर्फ दो अफराद की नहीं, दो ख़ानदानों की भी जीत थी, मोहब्बत, सब्र और नए रिश्ते की। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्या मतलब है इस बात का? अरमगान खानज़ादा ने गुस्से से फ़ोन पर चीखते हुए कहा, जब उसने अपने सामने फ़र्श पर बेहोश पड़ी उस लड़की को देखा जो उसकी मंसूबाबंदी में शामिल नहीं थी। एकदम उसे शॉक लगा था। सर, हमसे गलती हो गई। गलत फहमी में हमने उस लड़की के बजाय आपकी मंगेतर को ही अगवा कर लिया है। हमें माफ़ कर दें सर, सिर्फ एक दिन का टाइम दें, कल वो लड़की आपके पास होगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। अरमगान के आदमी की आवाज़ में लर्ज़श और खौफ था, जैसे वो जानता हो कि इस बार वो किससे बाजी हार गए हैं। अरमगान का दिमाग भक से उड़ चुका था और वो खुद को ज़लज़लों की ज़िद में महसूस कर रहा था। उसने एक मामूली बदले की खातर अपनी ही इज्जत को रौंद दिया था। जिस लड़की को उसने सबक सिखाने के लिए अगवा करवाया था वो कोई और थी, लेकिन अब जो लड़की बेहोश पड़ी थी वो थी अंजला सफ़ीर, उसकी मंगेतर, उसके वालिदैन का फ़ख्र और उसके नाम से जुड़ी हर इज़्ज़त का मरकज़ थी। वो चंद लम्हों तक उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा। सुनहरी रंगत, नाजुक सी नाक, हल्की खमदार पलकें और गुलाबी होंठों पर लिखी बेखबरी। वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो इस हद तक गिर चुका था। मैंने खुद ही अपने पाँव पर कल्हाड़ी मार ली है, उसने ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए कहा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने सोफे से कंबल उठाकर उसके ऊपर डाला और पास बैठ गया। अंजला, तुम्हें होश आ गया तो क्या होगा? उसका दिल डूबने लगा। क्या वो कभी उसे माफ़ करेगी? क्या वो अपने वालिदैन को सब कुछ बता देगी? अगर बता दिया तो फिर उसकी साख, उसका नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अरमगान खानज़ादा ने अपनी ज़िंदगी में कई गलतियां की थी, मगर ये सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक थी। चंद घंटे कबल रात के 10 बज रहे थे। शहर के पोश इलाके में वाक़या एक निजी फार्म हाउस में अरमगान और उसके करीबी दोस्तों की महफिल जमी हुई थी। कह कहे सिगार का धुआं, कीमती घड़ियों की चमक और सियासी तबसरे सब चल रहे थे। अचानक हमज़ा ने मोबाइल आगे बढ़ाया। अरे अरमगान, ये वीडियो देखी, लगता है किसी ने तेरे ख़ानदान की शामत बुला ली है, हमज़ा ने हंसते हुए कहा। वीडियो में ज़ुरेश खान का इंटरव्यू था। ये अरमगान खानज़ादा जैसे ख़ानदानी नाम नहाद रईसों का वक़्त ख़त्म हो चुका है। उनका गरूर किसी दिन उनकी तबाही बनेगा। ज़ुरेश ने तंज़िया लहजे में एंकर के सवाल का जवाब दिया। महफिल में एक लम्हे को खामोशी छा गई। अरमगान की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। ये लड़की समझती क्या है खुद को? मेरे ख़ानदान की ऐसे धज्जियां इतनी आसानी से उड़ाने दूंगा? अरमगान ने दांत पीसते हुए कहा। किसी को सबक सिखाने के लिए कभी कभी कानून से हटकर भी सोचना पड़ता है, अरमगान के दिल ही दिल में बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरमगान, कहाँ जा रहा है? दोस्तों ने पुकारा। काम है, सुबह तक सब सीधा हो जाएगा, वो जल्दी में कहता वहाँ से निकल गया। तकरीबन आधी रात के वक्त वो अपने ज़ाती बंगले पर पहुँचा, जहाँ आजकल वो
नहीं रहता था, मगर वहाँ अब भी उसके ख़ास आदमी बवक़्त ज़रूरत मौजूद रहते थे। उसने फ़ोन निकाला और तेज़ी से एक तस्वीर तलाश करने लगा। उसने जल्दी से सोशल मीडिया से ज़रेश की फ़ोटो डाउनलोड की। उसी वक़्त अचानक घर की लाइट बंद हो गई, जिस पर वो जल्दी से अपनी जगह से उठा। अरमगान ने अपने ख़ास आदमी को फ़ोटो भेजने के लिए उसकी चैट खोली ही थी कि उसका पाँव सोफ़े से टकराया और तस्वीर पर हाथ लगने की वजह से वो सेंड हो गई। मोबाइल पर अपने ख़ास आदमी की कॉल देख उसने दर्द को पस से पुश्त रख कर रिसीव किया। सर, आपको यकीन है यही लड़की है? ख़ास आदमी ने उसकी कंफर्मेशन चाही। यही है, उसने ख़ुद को यकीन दिलाया, हालांकि उसका दिल मान नहीं रहा था। बारहा कह रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। उसे मालूम नहीं था कि जो तस्वीर वो दिखा रहा है वो किसी और की नहीं, जिसका नाम और शनाख्त वो समझ ना पाया, और अब उस गलती का खमियाजा उसे अपनी सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ सकता था। कल 3 बजे बुक शॉप के बाहर ये लड़की जैसे ही नज़र आए, उठा लो, साफ काम होना चाहिए, ज़्यादा शोर ना हो। अरमगान ने उसे तफसील बता दी। काम हो जाएगा सर, कॉल पर मौजूद शख्स ने उसे यकीन दिलाया। उसे बर्बाद करने के लिए एक रात ही काफ़ी होगी, अरमगान ने गरूर से कहा। अगले दिन 3 बजे शहर के मशहूर बुक शॉप के बाहर हवा गर्म थी मगर माहौल पुरसकून। अंजला, जो प्रोफेसर की सजेस्ट की हुई किताबें लेने आई थी, न मिलने पर बाहर निकलकर गाड़ी की तलाश में यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ा रही थी कि उसी वक्त एक ब्लैक वैगन आकर रुकी। 2 आदमी उतरे और बगैर कुछ कहे उसे दबोच कर गाड़ी में डाल दिया। मौजूदा लम्हा कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अरमगान ने अंजला के करीब जाकर पानी के चंद कतरे उसके चेहरे पर छिड़के। अंजला ने हल्का सा कराहने के बाद आंखें खोल ली। अरमगान, उसकी आवाज़ धीमी मगर हैरत से भरी हुई थी। वो अपने करीब बैठे अरमगान को देख यकदम चौंक गई थी। अरमगान ने घबराहट में उससे नज़रें चुरा लीं। ये क्या जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। उसके चेहरे पर उलझन नुमायाँ थी। अंजला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरमगान की आवाज़ में गड़गड़ाहट और खौफ दोनों शामिल थे। क्या तुमने मुझे अगवा किया है? अरमगान की आवाज़ अब तेज़ हो गई थी और उसके आंखों में आंसू के कतरे चमकने लगे। गलती हो गई, तुम्हें किसी और की जगह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरमगान ने सर झुका लिया। गलती? तुमने मुझे गलती से अगवा कर लिया? उसने चीख कर कहा और आंखों से आंसू फिसल कर गालों पर बहने लगे। अंजला, प्लीज़, बस एक दिन, कल सुबह तुम घर वापस होगी, मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरमगान ने उसकी हकारत महसूस करते गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं अरमगान, मुझे तुम पर कभी यकीन नहीं था और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। अंजला गुस्सा से कहती उठ खड़ी हुई, लेकिन लड़खड़ा कर गिरने ही लगी थी कि अरमगान ने उसे थामने की कोशिश की, मगर अंजला ने नफ़रत से उसका हाथ झटक दिया। मुझे हाथ मत लगाओ। अंजला की आंखों में खौफ और नफ़रत दोनों वाज़िया थे। कमरे में अब मुकम्मल खामोशी छा गई। अरमगान ने अंजला के लिए नरमी और खलूस के साथ पानी का गिलास साइड टेबल पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो, अरमगान ने धीमी नरम आवाज़ में मुखातिब किया। अंजला अपनी जगह हैरान रह गई। उसने सोचा था कि अरमगान उसे कैद रखेगा, धमकाएगा, मगर वो शायद अपनी गलती का अदराक कर चुका था। तुमने हमारे बीच मौजूद रिश्ते को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है मोहतरम अरमगान खानज़ादा। अंजला ने गुस्से से उसे हकीकत का आईना दिखाया। अरमगान ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ चुपचाप बाहर निकल गया, जैसे सज़ा कबूल कर ली हो। रात के सन्नाटे में जब पूरा जहां सो चुका था, अरमगान जाग रहा था, नहीं टूट रहा था। कमरे के कोने में दीवार से टेक लगाए सुर्ख आँखों और बोझल सांसों के साथ वो खुद को एक ऐसे खालीपन में गिरता महसूस कर रहा था जिसकी तह कहीं नहीं थी। अंजला सफ़ीर, वो लड़की जो उसकी ज़िंदगी में खुशबू बनकर आई, अब जहर बन चुकी थी। मगर ये जहर किसी और ने नहीं, खुद अरगमान ने तैयार किया था। झूठ, शक और अना के जहर से। मेज़ पर पड़ा अंजला का मोबाइल अरमगान को जैसे ताना दे रहा था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और गैलरी खोल दी। हर तस्वीर में अंजला की मुस्कुराहट उसे चीरती चली गई। एक तस्वीर पर आंख रुक गई, मंगनी की रात, पिस्ता रंग लिबास, हल्की सी मुस्कुराहट और साथ वो खुद। मैं तुम पर एतबार करती हूँ अरमगान। ये अल्फाज दिल के कोने कोने में गूंजने लगे।
अब वो एतबार टूट चुका था और अर्गमान जानता था कुछ चीज़ें एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ती। अंजला को चप्पलों की आहट जैसे खामोश गलियों में भी सुनाई दे रही थी। वो मुश्किल से चलते हुए अपने घर पहुंची, दरवाजे पर हाथ रखा और एक लम्हे पर को रुक गई। सांस भारी हो चुकी थी मगर चेहरे पर एक मसनूई सुकून का खोल चढ़ा हुआ था। दरवाज़ा खुला, उसे सामने ही अमारा बेगम और सफ़ीर साहब परेशान बैठे दिखाई दिए। मैं ठीक हूँ, बस बुक शॉप पर थोड़ी देर हो गई, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी। बाहर से वो वैसी ही थी, मजबूत, संभली हुई, मगर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया वो टूट कर बिखर गई। बिस्तर पर खुद को गिरा दिया, आंखें बंद की जिनसे आंसू बहने लगे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका जहन अभी तक उस लम्हे में अटका हुआ था जब अजनबी हाथों ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेला था। वो अब भी कांप रही थी उन यादों से, मगर सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने उसे तोड़ दिया था वो ये एहसास था कि उसके साथ ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने मंगेतर अरमगान खानज़ादा ने किया था। उस शख्स ने भरोसा तोड़ा था जिसके हाथों में उसके बाप ने फ़ख्र से सौंपा था कि वो उसकी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ अरमगान घहराकर अपने आप मुकम्मल अंधेरा किए बैठा था। सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर वही तस्वीर बार बार देख रहा था जिसमें अंजला मुस्कुरा रही थी। उसने एक बार फिर वो तस्वीर देखने की ज़रूरत नहीं समझी थी। वो हर बार उस तस्वीर को देखने के बाद अपने आप से नफ़रत उसकी बढ़ती जा रही थी। वो ज़रिश थी और मैंने तस्वीर अंजला को भेज दी। उसके दिल में जैसे आग के शोले जल रहे थे। मैंने उसके साथ क्या किया? उसने अपने हाथों को देखा जैसे वही हाथ मुजरिम हों। अरमगान ने खुद से लड़ते हुए दीवार में मुक्का दे मारा। क्या मोहब्बत वाकई माफ़ कर सकती है? इन दोनों के सोचों में बस यही सवाल उठ रहा था। जवाब शायद वक़्त देता, मगर इस लम्हे सिर्फ खामोशी बोल रही थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें नदामत भी थी और शायद माफ़ी की पहली झलक भी। अरमगान खानज़ादा आज खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो शख्स हर रोज़ आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारता था, आज आईने से नज़रें चुरा रहा था। पूरा दिन कमरे में बंद रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा, मगर दिल की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। जब दोपहर मध्यम रोशनी में ढलने लगी, उसने अपने करीबी साथियों और गार्ड्स को बुलाया। कमरे में सन्नाटा था, वो सब उसके हुक्म पर हाजिर थे, मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि आंख उठाकर उसे देख सके। कल की हरकत के बाद तुम सब मेरे लिए सिर्फ एक नाकामी हो, एक बेगुनाह लड़की को अगवा करना। मेरी इजाज़त से सही, मगर तुम में से किसी ने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? उसका लहजा सर्द था। आज के बाद कोई कदम मेरी इजाज़त के बगैर ना उठे, जो उठाएगा वो कानून और मुझ दोनों को जवाबदेह होगा। फिर वो खामोश हो गया, सबको इशारे से रुखसत किया और कमरे में तनहा रह गया। कुछ देर बाद उसने कोट पहना, मोबाइल और चाबियाँ उठाई और घर से निकल पड़ा। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और दिल की धड़कनें तेज़ तर होती जा रही थी। मैंने गलती की, मैंने उस किसी का सुकून छीना। वो जानता था कि अल्फाज उस रात को मिटा नहीं सकते, मगर शायद माफ़ी मांगने से कुछ वज़न कम हो जाए। उसने अंजला के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अमारा बेगम ने दरवाज़ा खोला। अरमगान ने नज़रें झुका दी। खाला, क्या मैं अंजला से मिल सकता हूँ? उन्होंने लम्हा भर को सोचा, फिर उसे अंदर बुला लिया। अंजला ने उसकी आवाज़ सुनी, दिल धड़क उठा जब दरवाज़ा खुला। मुझे तुमसे कुछ कहना है, अरमगान ने कहा। अंजला का दिल चाहा वो सब कह डाले, मगर खुद पर काबू रखा। मुझे सिर्फ अफसोस नहीं अंजला, शर्मिंदगी है। तुम्हारी इज़्ज़त अब मेरे लिए सब कुछ है। अंजला ने एक लम्हा के उसकी आंखों में झांका कि सिर्फ इतना कहा, अगर वाकई बदलना चाहते हो तो मेरे लिए नहीं, खुद के लिए बदलो, शायद अगली बार माफ़ी न मिले। अरमगान खामोशी से वापस लौट गया, एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए। अंधेरी रात की खामोशी में अरमगान खानज़ादा अपने कमरे में तन्हा बैठा था। उसकी आंखों के सामने ज़िंदगी की वो फिल्म चल रही थी जो वो बरसों से जीता आया, ताकत, गरूर और इंतकाम से भरपूर। उसका हर फैसला, हर अमल उसकी अना का अक्स था, लेकिन आज पहली बार वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। आज की रात ज़िंदगी की बाकी गुजरी रातों से कुछ मुख्तलिफ थी। कमरे में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, मगर उसके अंदर का अंधेरा गहरा हो चुका था और इसी अंधेरे में एक आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी, अंजला सफ़ीर की आवाज़। अगर वाकई तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो ख़ुद को बदलो, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। ये सिर्फ अल्फाज ना थे, ये एक आईना था जिसमें अरमगान ने अपना असल चेहरा देखा था। वो चेहरा जो दिखने में तो बावकार था, मगर अंदर से खाली, सख्त और ख़ुद गर्ज था।
उसने हमेशा मोहब्बत को एक कमज़ोरी समझा था, रिश्तों को अपनी मर्ज़ी के ताबे करने की आदत थी उसे, मगर आज अंजला सफ़ीर ने वो सब बदल दिया था। मोहब्बत की पहली झलक उसके लिए इख्तियार थी, लेकिन वक़्त के साथ वही इख्तियार एक बेबसी में बदल गया। अब वो अंजला को मनाने की चाहत में खुद से जंग लड़ रहा था। उसकी सर्द अना अब पिघलने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ लेना नहीं, देना भी होती है। अपना वक्त, अपना ज़र्फ़, अपना सुकून और कभी कभी अपनी अना भी। वो एक कामयाब इंसान था, मगर दिल की दुनिया में खाली व बेबस। अब वो पहली बार कामयाबी का मतलब समझने लगा था, सच्चाई के साथ जीने का हुनर सीखने लगा था। उसने फ़ैसला कर लिया था, ना सिर्फ अंजला सफ़ीर के लिए बल्कि अपने वजूद की भलाई के लिए। अरमगान ने कलम उठाया और एक नई डायरी का पहला सफ़ा खोला। नई ज़िंदगी। उसने अनवान लिखा और फिर धीरे धीरे दिल की वो सारी बातें लिखने लगा जो बरसों से दिल के किसी कोने में दबी हुई थी। उस लम्हे वो शख्स जो दुनिया के लिए अरमगान खानज़ादा था, आज सिर्फ एक नाम, एक हैसियत। आज वो खुद के लिए एक इंसान बन चुका था और यही उसकी असल फ़तह थी। अंजला ने खुद को मसरूफ़ रखा, मगर दिल के सवालात का शोर कम ना हुआ। यूनिवर्सिटी, किताबें, सहेलियाँ, सब कुछ मामूल का हिस्सा था। मगर रात के सन्नाटे में जब कमरे की रोशनी बुझती, तकिए पर करवट लेते हुए दिल बेचैन हो उठता था। क्या वो वाकई बदल गया है? क्या उसके अल्फाज में नदामत है? वो खुद से सवाल करती, मगर फिर वो लम्हा याद आ जाता। अंधेरे कमरे में वो खौफ, वो बेबसी और अरमगान का चेहरा जिसने मोहब्बत को कैद बना दिया था। ये ज़ख्म अब भी हरे थे और मोहब्बत से ज़्यादा गहरा था वो खौफ जो दिल के गिर्द दीवार बन चुका था। इधर अरमगान खानज़ादा ने पहली बार अपने अंदर का तूफ़ान खुद थामने का फ़ैसला किया था। आज के बाद कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम मेरे हुक्म से नहीं होगा। जो करेगा वो मेरा नहीं। मुलाजमों के साथ खड़े होकर ऐलान किया। सब सख्ते में थे। उसने दुश्मनों से माफ़ियाँ मांगी, पुराने ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश की। कि वही शख्स था जिसकी ज़ुबान सिर्फ ताकत समझती थी और आज वो झुक कर माफ़ी मांग रहा था। लोग हैरान थे, पर उसकी आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी। ये शुरुआत थी नए अरमगान की और शायद एक नए रिश्ते की। लाइब्रेरी की खामोश फ़िज़ा में सिर्फ सफ़े पलटने की मध्यम आवाज़ गूंज रही थी। अंजला अपने मामूल के मुताबिक किताबों में मसरूफ़ थी, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। एक अजीब सा एहसास जैसे किसी की नज़रें उस पर टिकी हों। उसने सर उठाया और वक्त जैसे लम्हा भर को रुक गया। सामने अरमगान खड़ा था, हाथ में एक सादा सी डायरी, चेहरे पर वो खामोशी जो हज़ार बातें कह रही हो। मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने नहीं आया। उसकी आवाज़ मध्यम थी। बस एक चीज़ देना थी। उसने डायरी आहिस्ता से मेज़ पर रखी। अंजला की आंखों में सर्द महरी झलकी। ये क्या है? सर्द सी आवाज़ में पूछा गया। ये मेरी रोज़मर्रा की नोटबुक है। हर वो कोशिश, हर वो बदलाव जो मैंने तुम्हारे एक जुमले पर शुरू किया था, बदलो, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। अरमगान ने संजीदगी से जवाब दिया। अंजला कुछ लम्हे खामोश रही, फिर डायरी उठा ली। उसने ना कुछ कहा, ना शुक्रिया अदा किया, बस आंखों में एक हल्की सी लर्ज़िश आई। अरमगान पलटा और चला गया। इस बार बग़ैर वजाहत, बग़ैर ज़िद, सिर्फ खामोशी में वो सब कुछ कह गया जो कई वक्तों में ना कह पाया था। रात के सन्नाटे में जब कमरे की रोशनी मध्यम और माहौल पुरसकूत छाया हुआ था, अंजला ने वो डायरी खोली जो दिन भर उसके बैग में बंद रही थी। पहला सफ़ा खाली था, मगर उस पर लिखा अनवान उसके दिल में गहरा उतर गया। नदामत का सफ़र, अरमगान खानज़ादा की आंखों से। अंजला की सांस थम सी गई। उसने आहिस्ता से अगला सफ़ा पलटा। हर वर्क पर तौबा की एक नई दास्तान लिखी थी। अरमगान ने किस तरह अपने मुलाजमीन, दुश्मनों और पुराने दोस्तों से माफ़ी मांगी थी। कैसे रातों को जाकर वो खुद से लड़ता रहा। नफ्सियाती मालज से मुलाकात, अपनी अंदरूनी टूट फूट को तस्लीम करना और रोज़ खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना। ये सब कुछ सादा अल्फाज में लिखा था, मगर इनमें एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो सीधी दिल में जा लगी। हर रोज़ अंजला के लिए लिखा एक शेर, नदामत, दुख और उम्मीद से लबरेज। अगर तुम वापस नहीं भी आओ, तुम्हारी इज़्ज़त हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अंजला की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। डायरी हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गई। दिल लरज़ रहा था, मगर पहली बार सख्ती नहीं, सिर्फ खामोशी थी। अरमगान ऑफिस में अपने मामूल के कागजात देख रहा था जब सेक्रेटरी ने एक लिफाफा लाकर मेज़ पर रखा। ये कोई लड़की दे गई है, नाम नहीं बताया। अरमगान ने बेचैनी से लिफाफा खोला। अंदर एक सादा सा नोट था। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है और शायद तुम्हारी कोशिशें महज अल्फाज नहीं, दिल को मनाने में वक्त लगेगा, मगर अगर तुम संजीदा हो तो शायद मेरा दिल तुम्हें एक मौका दे दे। अंजला सफ़ीर। अरमगान के लबों पर पहली बार एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। ये माफ़ी नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी।
अंजला की चुप, जो कई दिनों से उसके घर वालों को खटक रही थी, अब एक सवाल बन चुकी थी। कुछ छुपा रही है ये लड़की, अमारा बेगम ने एक दिन सफ़ीर साहब से कहा। जब से वापस आई है, ना वो पहले जैसी हंसती है, ना किसी बात का जवाब सीधा देती है। अरमगान का भी कोई जिक्र नहीं करती, अमारा बेगम ने तशवीश से कहा। सफ़ीर साहब, जो खुद अंदर ही अंदर खौफज़दा थे, अंजला के कमरे की तरफ बढ़े। वो जानना चाहते थे उनकी बेटी के साथ असल में क्या हुआ था। अंजला बेटा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? सफ़ीर की आवाज़ में नरमी थी, मगर अंदर छुपी बेचैनी अंजला से छुपी न रह सकी। जी अबू जी, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। जब तुम गायब हुई थी तो क्या वो वाकई एक गलत फहमी थी या कुछ और था? अंजला की पलकें झपकी, दिल में शोर उठा, लम्हा भर को आंखें बंद की। सच जुबान पर आया मगर लफ्ज़ों में रोक रखी। अबू जी, मैं बस इतना कहूँगी कि मैं महफूज थी और अब भी हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गलतियाँ करते हैं और कुछ वो जो उन्हें सुधरने का मौका देते हैं। सफ़ीर साहब ने संजीदगी से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन छलकने लगी। क्या तुम फिर से अरमगान से रिश्ता जोड़ना चाहती हो? अंजला ने खामोशी से नज़रें झुका लीं। जवाब ज़बान पर ना था, मगर आंखें सब कुछ कह चुकी थीं। अरमगान, जो अपनी ज़िंदगी को नई राह पर डाल चुका था, अब एक और आजमाइश में दाखिल हो चुका था। फराज खानज़ादा, उसका फुफ्फोजाद, जो बरसों से अरमगान की ताकत और मकाम से जलता आया था, अब पसे पर्दा जहर घोल रहा था। जो बंदा अपनी मंगेतर को ही अगवा करवा दे, उस पर भरोसा। अरमगान ने ख़ानदान की मजलिस में सरगोशी को शोर में बदला। वो खुद अपनी इज्जत न बचा सका, हम उसके साथ कारोबार करें। रफ्ता रफ्ता ये जहर अरमगान तक भी पहुँचा। उसने खामोशी इख्तियार की, लेकिन अंदर ही अंदर एक नया महाज खुल चुका था, अपनों के ख़िलाफ़। अरमगान के वालिदैन, जो उसकी बदली हुई हालत से मुतमईन थे, अब ख़ानदान की बातों से परेशान थे। अरमगान, तुम्हें वजाहत देनी होगी। लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम खुद को साफ ना करो। अब वजाहत सिर्फ एक को देनी थी, अंजला को, और वो शायद मुझे एक मौका दे रही है। अरमगान ने नरमी से जवाब दिया। लेकिन ख़ानदान, हमारा नाम। अरमगान की आंखों में सुकून था। जिस इज़्ज़त की बुनियाद झूठ और खौफ पर हो, वो इज़्ज़त नहीं, बोझ होती है। अब मैं सच पर खड़ा हूँ, चाहे सब रिश्ते छूट जाएं, अरमगान ने दो टोक अल्फाज में कहा। बात अब सिर्फ ख़ानदान तक महदूद नहीं रही थी। अरमगान की माजी की गूंज उसके दोस्तों, जानने वालों और यहाँ तक कि अंजला के हल्के तक भी पहुँच चुकी थी। कैफ़े में बैठे कुछ लोग हल्की आवाज़ में बात कर रहे थे, मगर अल्फाज तेज़ थे। यार, तुमने सुना? अरमगान खानज़ादा ने खुद अपनी मंगेतर को अगवा किया था और वो लड़की अब भी उससे बात कर रही है। पागल है क्या? अंजला, जो करीब ही अपनी सहेली ऐमन के साथ बैठी थी, ये सुनकर चौंकी। वो कई दिनों से खामोश थी, मगर आज उसकी खामोशी टूट गई। जब कोई अपनी गलती माने, खुद को सज़ा दे, खुद को बदले और माफ़ी मांगे, तो वो पागल नहीं होता, वो बहादुर होता है। उसने आहिस्ता मगर वाज़े अल्फाज में कहा था। कैफ़े में एक लम्हे को खामोशी छा गई। अंजला के लहजे में जो यकीन, जो वक़ार था, उसने सबको जवाब दे दिया था। वो अरमगान को मुकम्मल तौर पर माफ़ कर चुकी थी या नहीं, ये वाज़ह ना था, मगर अब वो खुद भी किसी शक या खौफ का शिकार नहीं थी। एक हफ्ते की खामोशी के बाद बिलाखिर अंजला के वालिदैन ने अरमगान को अपने घर बुलाया। दरवाज़ा खुला तो अंदर का माहौल रस्मी मगर बोझल था। चाय की खुशबू, चंद रस्में, जुमले, और फिर वो लम्हा आ गया जिसका सामना सब कर रहे थे। अंजला खामोशी से एक तरफ बैठी थी और अरमगान उन दोनों के सामने मोदबाना अंदाज में। अरमगान बेटा, हम तुमसे माजी का हिसाब नहीं मांगते, वो वक़्त गुजर चुका है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम आज क्या हो, और कल अगर हमारी बेटी तुम्हारे साथ हो तो क्या वो महफूज होगी? अंजला के वालिद सफ़ीर साहब ने बात का आगाज़ किया। कमरे में सुकूत छा गया। अरमगान ने नज़रें झुका लीं। आंटी अंकल, मैं जानता हूँ मैंने आपके एतमाद को तोड़ा है, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी का हर दिन इसी एतमाद को वापस पाने में सर्फ करना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को ताकत या ज़िद से नहीं, माफ़ी, नदामत और इज़्ज़त से जोड़ना चाहता हूँ। अरमगान धीरे से गोया हुआ। अल्फाज में वही नरमी थी जो वक़्त ने उसे सिखाई थी। अंजला के वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर पहली बार सख्ती की जगह एक नरम सी रोशनी नमूदार हुई। हमें कुछ वक़्त दो बेटा, ये फ़ैसला जज्बात से नहीं, अकल से होगा, और जो फ़ैसला होगा वो सब के लिए वाज़िया और सच पर मबनी होगा, सफ़ीर साहब ने नरमी से कहा। अरमगान ने खामोशी से सर हिलाया। ये रिश्ता अभी मुकम्मल ना हुआ था, लेकिन रास्ता अब सीधा हो चुका था। रात के सन्नाटे में अरमगान की फ़ोन स्क्रीन पर एक अजनबी सा नाम चमका, अंजला कॉलिंग। वो लम्हा जैसे वक़्त को रुक गया। कई दिनों से वो बस ये दुआ कर रहा था कि अंजला खुद कभी राब्ता करे, और शायद ये वो दुआ थी जो अब कबूल हो रही थी। उसने गहरा सांस लिया और फ़ोन उठाया। आवाज़ में ज़ब्त समेटा हेलो। दूसरी तरफ से हल्की सी लर्ज़श भरी आवाज़ आई। अरमगान, क्या तुम फारिग हो?
ये सवाल आम था, मगर अरमगान के लिए इसमें अज़म की एक छुपी हुई लहर थी। तुम्हारे लिए हमेशा, वो बेसाख्ता बोला, जैसे बरसों से यही जुमला उसके दिल में महफूज था। मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ, उसी बाग में जहाँ हम पहली बार मिले थे, अकेले में। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अंजला बोली। अरमगान के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं वहाँ हूँगा, वक़्त तुम तय करो। कॉल ख़त्म हुई तो अरमगान देर तक उस अंधेरे में बैठा रहा, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी, उम्मीद की। शायद एक नया सवेरा निकलने को था। बेंच के आसपास फूल खिले थे, परिंदे और कहीं चहक रहे थे, मगर माहौल में एक गहरी खामोशी थी, संजीदा, सच्ची और शायद मुकद्दस। अरमगान पहले से मौजूद था, बेचैनी को ज़ब्त में छुपाए, जैसे कोई पुराना गुनाह एक नई दुआ के सामने हाथ बांधे खड़ा हो। और फिर वो आई, अंजला सफ़ीर, सादा लिबास, चेहरे पर ना कोई मसनूई मुस्कुराहट, ना खफगी, सिर्फ एक वाज़ह शफाफियत, जैसे वो अब खुद भी अपने फ़ैसले से मुतमईन हो। अरमगान, उसकी आवाज़ में नरमी थी लेकिन कमज़ोरी नहीं। अरमगान ने सर उठाया। अंजला अब उसके सामने खड़ी थी, वही लड़की जिसे उसने कभी अपनी ज़िद, अपनी अना का निशाना बनाया था, और अब जिसे वो अपनी सच्चाई और तौबा से वापस जीतना चाहता था। मैंने सब कुछ सोच लिया है, वो लम्हा भी जब तुमने मुझे कैद किया, और वो लम्हा भी जब तुमने मुझे खुद से आज़ाद किया। अरमगान की पलकें झपकीं, पर वो खामोश रहा। वो जानता था आज सिर्फ अंजला का फ़ैसला अहम है। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, वो बोली, लेकिन मैं वो रिश्ता नहीं निभाना चाहती जो अना पर खड़ा था। अगर हम कुछ नया शुरू करें तो सिर्फ तब जब वो सच्चाई, एतमाद और इज़्ज़त पर मबनी हो। अंजला ने मजबूती से अपना मौक़िफ़ बयान किया। अरमगान की आंखों में नमी तैरने लगी। वो खामोशी से खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर बरसों की तौबा लफ्ज़ों का रूप लेने का इंतज़ार कर रही हो। अंजला, मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है। मैं तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मैं पहली बार खुद को देख पाया। अरमगान के लहजे में सच्चाई थी। अंजला ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट किसी ताल्लुक़ की मुकम्मल वापसी नहीं थी, लेकिन एक नए सफ़र की शुरुआत ज़रूर थी। और वो दोनों खामोशी से एक साथ बेंच पर बैठ गए, बगैर किसी वादे के, मगर बहुत सी उम्मीदों के साथ। इसी हफ्ते अंजला के वालिदैन ने दोनों ख़ानदानों को अपने घर मदऊ किया। महफिल सजी थी, लेकिन ये जश्न की नहीं, फ़ैसला कुन घड़ी की फ़िज़ा थी। हर चेहरे पर सवाल था, हर नज़र किसी न किसी वजाहत की तलाश में। अरमगान निस्बतन खामोश गोशे में बैठा था, आंखों में इज़्तिराब, मगर चेहरे पर सुकून। अंजला अपने वालिदैन के साथ खड़ी थी, मजबूत, मुतमईन, जैसे अंदर की जंग वो जीत चुकी हो। कमरे की खामोशी को सबसे पहले फराज खानज़ादा की आवाज़ ने तोड़ा, जो हमेशा अरमगान की कामयाबी से चिढ़ता रहा था। यही वो लड़का है जिसने अपनी मंगेतर को अगवा करवाया था। अब हम उसी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कुछ चेहरों पर हल्की सी हैरत उभरी, कुछ ने नज़रें चुरा लीं, लेकिन इस बार अंजला खामोश ना रही। वो आहिस्तगी से उठकर सबके सामने आ गई, नज़रें झुकाए, बगैर फराज की तरफ देखे, और साफ आवाज़ में कहा, जी, मैं उसी से रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। कमरे में जैसे सांसें रुक गईं। चंद लम्हे की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने अपनी गलती को ना सिर्फ माना, बल्कि सबके सामने माना। उसने खुद को बदलने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की, और मैंने वो कोशिश अपनी आंखों से देखी है, महज सुनी नहीं। अंजला के अल्फाज में कई जज्बात थे। अरमगान की आंखें भीग गईं, मगर उसने नज़र झुकाई। ये अल्फाज उसके लिए सज़ा नहीं, बख्शिश थे। अंजला के वालिद सफ़ीर साहब आहिस्ता से उठे और अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। हमारी बेटी अगर एक शख्स के सच और खलूस पर एतबार करना चाहती है, तो हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? उनके अल्फाज में वही वक़ार था जो एक बाप की सच्चाई में होता है। फराज के पास अब कहने को कुछ ना था। वो खामोश होकर बैठ गया। बाकी ख़ानदान ने भी चुप साध ली, जैसे सब ने एक अनकही मगर सच्ची तब्दीली को तस्लीम कर लिया हो। अरमगान ने पहली बार पूरे एतमाद से नज़रें उठाकर अंजला को देखा। वो लम्हा था, ना कोई अंजाम, ना शुरुआत, बस एक नया यकीन जो माजी के बोझ से आज़ाद था। निकाह सादगी से हुआ, ना शोर, ना नमूद, एक छोटा सा सेहन, सफ़ेद चादरें और चाहने वाले चंद चेहरे। अरमगान सफ़ेद लिबास में खामोश बैठा, आंखों में शुक्र और नदामत की नमी लिए। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज अदा किए। सवाल हुआ, अरमगान, क्या आपका अंजला का निकाह कबूल करते हैं? कबूल है, उसने रुक कर कहा। अंजला ने भी पुरस्कून लहजे में वही जवाब दिया। ये सिर्फ निकाह नहीं, एक सच्चे इश्क की तस्दीक थी। आजमाइशों से गुजर कर एतमाद, इज़्ज़त और सच्चाई पर कायम नई ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। अंजला ने भी दिल से माफ़ करके उसे अपना लिया था। अरमगान के लिए आज का दिन किसी तोहफे से कम नहीं था।
निकाह के बाद अरमगान और अंजला ने ज़िंदगी में सुकून लाने की संजीदा कोशिश की। रिश्ता सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, हर दिन की मेहनत से बनता है। सोहबतें दुआओं से और शामें गुफ्तगू से रोशन होती हैं। अरमगान डायरी से अशार सुनाता, अंजला सुनती, कभी हंसती, कभी खामोश रहती। मगर अब वो खामोशी एतमाद थी। साथ चाय बनाना, छत पर बैठना, ये मामूली लम्हात दिल को छू जाते। ऐसे लम्हात अरमगान और अंजला के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत थे, जिनमें माजी की तलखियाँ अभी बाकी थीं। मगर अब इन पर मरहम रखने वाला मौजूद था। वो दुश्मन ज़िंदगी मुकम्मल ना थी, मगर सच्चाई और मोहब्बत ने उसे खूबसूरत ज़रूर बना दिया था। एक दिन सुबह धूप ने कमरे में सुनहरी रोशनी बखेर दी थी। अंजला सब्ज़ चद्दर ओढ़े नाश्ता की मेज़ पर बैठी अरमगान के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अरमगान आया, वो चाय का कप उसके सामने रखते हुए हल्के से मुस्कुराई। अरमगान ने महसूस किया कि आज अंजला की आंखों में एक ख़ास चमक है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। क्या बात है, तुम कुछ सोच रही हो? नरमी से पूछा। कल तुम्हारे दोस्त जरेश से मुलाकात हुई। उसने कहा तुम उन लोगों में से हो जो अपने फैसलों में साबित कदम रहते हैं। अंजला ने नज़र झुकाए बगैर कहा। अरमगान ने चाय का घूंट लेते हुए हल्के से मुस्कुराया। शायद वो ठीक कहती है, कहीं मेरे सबसे अहम फैसले का मरकज़ तुम हो अंजला, और मैं चाहता हूँ कि मेरे हर कदम में तुम्हारी रज़ा हो। अरमगान ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। अंजला ने नज़रें झुकाईं, लेकिन लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी अरमगान की बात महज दिल बहलाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो अब सच में बदल चुका था। नाश्ता मामूल का था, लेकिन वो लम्हा, वो गुफ्तगू के दरमियान एक खामोश माहदा बन गई, साथ चलने का, सच बोलने का और एक दूसरे के लिए जीने का। यूं उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं रही थी, बल्कि एक तर्ज हयात बन गई थी। ज़िंदगी ने एक नए रंग में रंगना शुरू किया। अब दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत, एतमाद और एहतराम था। अरमगान और अंजला के रिश्ते ने एक नई मिसाल काम की थी। मोहब्बत कभी भी माज़ी की गलतियों का पाबंद नहीं होती, बल्कि ये खुद को नए तरीके से ज़ाहिर करती है। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को साबित किया है। ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। अमारा बेगम ने एक दिन मोहब्बत पाश से कहा। हम तुम दोनों पर फ़ख्र करते हैं, हुमायूं साहब ने खुशी से कहा। इन दोनों की मोहब्बत ने उनके वालिदैन को भी सुख का सांस लेने का मौका दिया था। जहां अंजला के वालिदैन अपनी बेटी के मुकद्दर में इतने अच्छे शख्स को, जो उनकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, देखकर बेहद पुरसुकून थे, वहीं अरमगान के वालिदैन अपने बेटे को मोहब्बत में बदलता देखकर खुश थे। कुछ बरसों में अरमगान और अंजला ने अपनी ज़िंदगी को एक नई बुनियाद पर इस्तवार किया। निकाह के बाद शुरुआत होने वाला सफ़र सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया की तामीर थी। उन्होंने मिलकर कारोबार शुरू किया, ख्वाबों को हकीकत में बदला और एक दूसरे का हर कदम पर साथ निभाया। अंजला के फ़न और अरमगान की हिकमत ने वो मुकाम हासिल किया जहाँ न सिर्फ कामयाबी मिली, बल्कि दिलों में जगह भी बनी। उनके रिश्ते ने यह साबित किया कि एतमाद, मेहनत और मोहब्बत अगर एक साथ हों तो माजी की तलखियाँ भी मिट जाती हैं। ख़ानदानों ने उनके साथ मनाई खुशी और उनके रिश्ते को एक मिसाल के तौर पर देखा। कभी डर नहीं लगता सब कुछ खोने का? अंजला ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। जब तुम साथ हो, कुछ भी खोने का डर नहीं, अरमगान ने मुस्कुरा कर कहा। अंजला ने एक पुरसुकून सांस हवा में खारिज करते सर अरमगान के कंधे पर रख दिया। चंद बरस बाद अरमगान और अंजला की ज़िंदगी में पुरसुकून और कामयाबी थी। अरमगान का कारोबार बेहतरीन अंदाज में चल रहा था और अंजला ने अपने शौक़ को पेशे में बदलकर कामयाबी हासिल की थी। एक दिन जब वो दोनों घर की छत में गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए बैठे हुए थे, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम सब कुछ खो देंगे? अंजला ने सवाल किया। नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ भी नहीं खो सकता, अरमगान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरमगान ने अंजला के माथे पर एक पुरशिद्दत बोसा, मोहब्बत भरा बोसा दिया और अपने दिल तक में ठंडक महसूस की। उनके दरमियान मोहब्बत और यकीन का रिश्ता हर मुश्किल को शिकस्त देने की ताकत रखता था। इन दोनों ने मिलकर ज़िंदगी के सफ़र में इश्क के रंग देखे थे। Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you. खुश रहें, खुशियाँ बांटें।